I think the top three reasons: empathy, psychological safety, and taking closing the loop. Sure. आपका मार्केट ही है, राइट? अगर आप किसी बिजनेस में हैं, आप इनोवेशन, मैं तो कहता हूँ अगर आप जीरो इनोवेशन पे भी मार्केट में सक्सेसफुल हैं तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन की हम बात करते हैं वो सिर्फ तब भी आता है जब आपका माइंड फ्री है, किसी डर से आपका माइंड फ्री है। हर कोई बोलता है इनोवेशन, हर कंपनी अपने आप को इनोवेटिव मानती है, लेकिन सच्चाई ये है कि 90% लोग ये भी नहीं जानते कि असली इनोवेशन का मतलब क्या है। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने उसको बिल्ड किया है, स्केल किया है और काफ़ी सारे बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म किया है। ये अपने साथ लाते हैं 21 साल का एक्सपीरियंस IIT खड़गपुर से, ISB हैदराबाद से और बहुत सारे CXOs के साथ मिलकर इन्होंने काम किया है। इन्होंने देखा है कि कौन सी कंपनीज एक्चुअली में ग्रो करती हैं और कौन सी सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाने में रह जाती हैं। सो दिस इज नॉट अ मोटिवेशनल एपिसोड, दिस इज अ रियलिटी चेक। Welcome to the show, Mr. Anshu Sharma sir. Thank you for being here. Thank you Shivansh for inviting me. Thank you so much. So Anshu sir, मैं समझना चाहूँगा कि आखिर वो आपने इतनी सारी चीज़ें की, आप IIT खड़गपुर गए, फिर आप ISB तक गए, फिर आपने कंसल्टिंग की और फिर आपने स्किल वाइज बिल्ड किया। बट आई वांट टू गो अ लिटिल डीपर। वो एक डिसीजन क्या था कि जिसने आपका पूरा थिंकिंग ही शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स इनोवेशन के अराउंड? ओके, सो शिवांश, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं अपने बैकग्राउंड में जाऊंगा। ओके, I was born in a family of teachers. So मेरे दोनों पेरेंट्स टीचर्स हैं, अभी रिटायर्ड हैं, एंड आई वाज देयर ओनली सन। सो मैं एक अकेला प्रोजेक्ट था उनका और घर में डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग होता था। तो कुछ भी करना है तो ये ऐसे नहीं करना, वो ऐसे नहीं करना, टीचर्स हैं, राइट? सो बहुत डिसिप्लिन, ऐसा लगता था कि घर में भी क्लास चल रही है, राइट? एंड देन तो वो एक मेरा फेज था। मैं स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट था, आई वाज नेवर टॉपर और वो सब कुछ नहीं था। फिर थोड़ा सा मेहनत कर ली, थोड़ा सा कुछ शिक्षकों ने हेल्प की तो IIT जाने का मौका मिला। तो IIT खड़गपुर जब मैंने ज्वाइन किया तो तब वहाँ जो एक फ्रीडम मिली, जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन की हम बात करते हैं, वो सिर्फ तब भी आता है जब आपका माइंड फ्री है, किसी डर से आपका माइंड फ्री है। आपको डर नहीं है कि मैं अगर ये करूंगा तो पता नहीं मम्मी क्या बोलेंगे या पापा क्या बोलेंगे या सोसाइटी क्या बोलेगी या बॉस क्या बोलेगा। तो वहां मेरे को रियलाइज हुआ, बिकॉज जो मैं खड़गपुर में था और मेरे कुछ फ्रेंड्स अगर देखेंगे तो हंसेंगे शायद, बट जो मैं अपने स्कूल टाइम घर पे था और जो मैं खड़गपुर में था वो एंटायरली 360 डिग्री एक टर्न अराउंड था। एंड आई वांट टू गिव क्रेडिट टू द कैंपस, टू माय फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, कि वहां जो फ्रीडम ऑफ थॉट आपको मिलता है तो उससे क्रिएटिविटी, इनोवेशन, तो मेरे हिसाब से, और मैं सबको बोलता हूँ कि ये फ्रीडम ऑफ थॉट एंड माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्रिएटिव, टू बी इनोवेटिव। और आई थिंक staying in a hostel specifically and joining Kharagpur was that decision, जो innovation, creativity का जो एक कीड़ा जो है वो शुरू हुआ वहाँ पे। बिल्कुल। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि वो एग्जैक्ट मोमेंट क्या था, या जो कंपनीज बोलती हैं, जो ये बोलते हैं कि इनोवेशन बोल रहे हैं, ये एक्चुअली फेक है या किस तरीके से आप इसको देखते हैं? See, innovation थोड़ा तो यू आर राइट कि एक बज़वर्ड सा बन गया है। हर कंपनी का कोई आप वेबसाइट खोलिए तो इनोवेशन वर्ड आपको मिल ही जाएगा। आजकल AI और इनोवेशन, यही दो वर्ड सबसे ज्यादा हैं। तो इसका जो प्रूफ ऑफ द पुडिंग है, जो कहते हैं कि जो एक्चुअली जजमेंट है वो आपका मार्केट ही है, राइट? अगर आप किसी बिजनेस में हैं, आप इनोवेशन, मैं तो कहता हूँ अगर आप जीरो इनोवेशन पे भी मार्केट में सक्सेसफुल हैं तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। द प्रॉब्लम इज दैट योर द जजमेंट, जो कहते हैं कि जो फैसला जो सुनाता है, जो जैसे इलेक्शंस में पब्लिक फैसला सुनाती है वोट देकर, वैसे ही आपका बिजनेस का जो फैसला है वो आपके कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट, आपका सामान खरीद के आपको देते हैं। तो आप कितना भी इनोवेशन कर लीजिए, अगर कोई आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। और आप मिनिमल इनोवेशन, जैसे हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल और डिसरप्टिव इनोवेशन, तो आप चाहे इंक्रीमेंटल भी कर रहे हैं बट पब्लिक जो आपका कस्टमर्स है वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आपका खरीद रहे हैं सामान, आपको प्रॉफिटेबिलिटी दे रहे हैं, तो वो इनोवेशन सक्सेसफुल है। So that's my definition of successful innovation from a business perspective, कि वो business outcome में दिखना चाहिए। वो outcome चाहे profits के उसमें हो, top line हो, bottom line हो, किसी भी cost related हो या profit या revenue related हो, but business outcome दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो कोई भी innovation बेकार है, चाहे वो कितना भी fancy क्यों ना लगे। ओके, बहुत बढ़िया। तो मैं एक मिथ की बात करना चाहूँगा। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि इनोवेशन जो है वो सिर्फ एक नया प्रोडक्ट बनाना होता है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये मिथ है या इसको कैसे राइट प्रूफ किया जाए? मतलब क्या ये सही है या गलत है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसे कंफ्यूज करते हैं। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो मिथ है, इनोवेशन सिर्फ नया प्रोडक्ट बनाना नहीं है। अगर आप थ्योरी भी पढ़ेंगे तो काफी थ्योरीज कहती हैं देयर आर 10 टाइप्स ऑफ इनोवेशन, जिसमें आप
प्रोडक्ट को इनोवेट कर सकते हैं, बिजनेस मॉडल को इनोवेट कर सकते हैं, आप अपने चैनल को इनोवेट कर सकते हैं, आप अपने वर्क, आजकल तो जैसे हमने देखा कोविड के दौरान के हाइब्रिड वर्किंग, रिमोट वर्किंग, तो आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को इनोवेट कर सकते हैं, आप अपनी हायरिंग पॉलिसीज को इनोवेट कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ हायरिंग ऑल फुल टाइम एम्प्लॉइज यू स्टार्ट हायरिंग पार्ट टाइम गिग टाइप कंसल्टेंट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा. सो इनोवेशन कैन बी एनीवेयर, राइट. इनोवेशन का मतलब सिर्फ नया प्रोडक्ट बनाना नहीं है. इनोवेशन आपका ये भी हो सकता है कि आप कैसे काम करते हैं, आप अंदर कैसे काम कर रहे हैं. ऑल जो मैंने कहा कि 10 तरह के इनोवेशन हो सकते हैं और काफी जैसे नेटफ्लिक्स एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल हर जगह दिया जाता है. तो नेटफ्लिक्स ने नया कोई प्रोडक्ट क्रिएट नहीं किया, बट वो प्रोडक्ट डिलीवर कैसे होता है वो इनोवेट किया. इंस्टेड ऑफ सेलिंग कॉम्पैक्ट दो सीडीज ऑफ मूवीज, दे स्टार्टेड स्ट्रीमिंग द सेम मूवी, राइट. तो मूवी है, ठीक है, अभी वो नया मूवीज बना रहे हैं, बट जो मूवीज दिखाना जो कंज्यूमर देख रहा है वो अभी भी मूवीज ही देख रहा है. बट पहले वो सीडी खरीद के देखता था नेटफ्लिक्स से और रेंट पे लेके देखता था, अब वही आप स्ट्रीम करके देख रहे हैं. बिल्कुल. सिमिलरली आप चाहे उबर देख लीजिए, टैक्सी जो पहले टैक्सी थी अभी भी वो टैक्सी ही है, बट पहले टैक्सी का अलग मॉडल था कि आप टैक्सी स्टैंड पे जाके खड़े हुए, कोई टैक्सी आए, बात कीजिए, नेगोशिएट कीजिए, बैठ जाइए. अब हो गया कि आप ऐप पे कर रहे हैं सारा कुछ. तो इनोवेशन कुछ भी हो सकता है. बिल्कुल, थैंक यू. तो मुझे एक चीज आ रही दिमाग में कि तो अगर मैं एक सिंपल बिजनेस हूँ, ठीक है, हाँ. मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एक्चुअली इनोवेट कर रहा हूँ या सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ? ओके, सी वैसे तो सिंपल एक 3 चीजें बोलते हैं कि कॉपी, क्यूरेट एंड क्रिएट, राइट. तो वो 3 लेवल ऑफ मोस्टली कंटेंट में ये बात की जाती है कि या तो आप किसी का कंटेंट कॉपी कर लीजिए, जैसे यूट्यूब पे किसी ने वीडियो बनाया वही मैंने कॉपी करके यूज कर लिया. दूसरा है क्यूरेट कर लीजिए कि यूट्यूब पे जाइए, वहाँ 1000 वीडियोस हैं, उसमें से 10 अच्छे वीडियोस निकाल के आप अपने स्टूडेंट्स को दिखा दीजिए. या क्रिएट कीजिए कि आप खुद से कुछ क्रिएट कीजिए. तो अब उसमें जैसे ओला का एक एग्जांपल काफी पॉपुलर है कि अब आप कहेंगे कि ओला ने उबर को कॉपी कर लिया, फ्लिपकार्ट ने अमेजोन को कॉपी कर लिया, तो ठीक है, बट मे बी दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट. जैसे मैंने सुना है, पब्लिक में तो नहीं है, कि ओला का जो ऑपरेटिंग मॉडल है, जो ड्राइवर से जैसे डील करते हैं, इज वेरी डिफरेंट टू व्हाट उबर डज. तो वो आपका डिफरेंशिएशन हो सकता है. Like I said, there is nothing wrong in copying also, but आपका डिफरेंस क्या है? मे बी मैंने आपका ऐप से टैक्सी बुक करना कॉपी कर लिया, बट मैं ड्राइवर्स को जो इंसेंटिवाइज करता हूँ वो मैंने अपना इनोवेशन किया. बिल्कुल बिल्कुल. राइट. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कॉपीइंग एज लॉन्ग एज यू डू इट लीगली. राइट. तो आप जैसे मान लो मैं एक टीचर हूँ, मैं कहीं जाके बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाता हूँ. अब मेरा कोर्स करिकुलम है, कई बार टीचर्स मांगते हैं कि आप ये शेयर कर दीजिए, तो काफी लोग सोचते हैं नहीं मैं क्यों शेयर करूं. बट अगर मैंने शेयर कर दिया, अगर वो मेरे से बेहतर डिलीवर कर देते हैं क्लास में वही, तो वो उनका इनोवेशन है. उन्होंने मे बी मेरा करिकुलम कॉपी किया, बट डिलीवरी उन्होंने अपनी इनोवेटिव की. तो ऐसे आप इनोवेशन, लाइक आई सेड, कैन बी इन डिफरेंट वेज. हमारे जो मूवी बॉलीवुड है और वेरियस अदर्स हैं, कितने जो बोलते हैं कि ये इंस्पायर्ड है, कोई गाना कहीं से कॉपी कर लिया, बट अपना ट्विस्ट देके उसको लॉन्च किया, सुपर हिट हुआ. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो सर, आजकल जैसे अभी आप ही बात कर रहे थे, आजकल क्या है कि हर पिच डेक में 3 चीजें फिक्स होती हैं. एक होता है एआई, एक होता है इनोवेशन और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. तो एवरीथिंग इज अ ट्रांसफॉर्मेशन. तो आप सीएक्सओ से साथ काम कर चुके हैं. सच बताइए सर, कितना % ये रियल होता है? सी सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है. अगर आप सीएक्सओस की भी बात करें तो उनको भी अपने स्टेक होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको सेल करना होता है एक स्टोरी, राइट. तो अगर मैं एक कंपनी हूँ और मैं लेट्स से पब्लिक लिस्टेड कंपनी हूँ, तो मेरे बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं. अब अगर मैं सीईओ हूँ कंपनी का या सीटीओ हूँ कंपनी का, तो मैं अगर बात नहीं करूँ एआई एंड जनरेटिव एआई, तो वो लोग भी सोचेंगे कि ये हमारी कंपनी पिछड़ रही है, आर वी लैगिंग बिहाइंड. सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलिंग होता है. ठीक है. तो आपको जैसे गूगल का एक बहुत पॉपुलर सुंदर पिचाई का आई थिंक एक मीम चला था, जिसमें वो एक अपनी स्पीच में उन्होंने कुछ 50 बार जनरेटिव एआई वगैरह यूज किया. तो विच इज ठीक है, वो जोक के लिए ओके, बट आपको एक पोजीशनिंग मार्केट में करनी होती है. अगर मैं दिखना चाहता हूं कि मैं एक एडवांस्ड प्रोग्रेसिव कंपनी हूं, तो मेरे को कहीं ना कहीं इनोवेशन, एआई, ये सब बात करना पड़ेगा. ठीक है. तो वो एक है, वो थोड़ा सा लेयर है विच इज जस्टिफाइड. बट अगर वो वही लेयर है, मतलब आप और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वही वो कर रहे हैं, तब थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है. इन माय ओपिनियन, एआई, इनोवेशन, दीज आर ऑल टूल्स, लाइक आई सेड, टू सर्व अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव. अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो मैंने शुरू में कहा था कि मैं कुछ भी एआई, जनरेटिव एआई का खिचड़ी बना लूं इनोवेशन का, अगर वो मेरा ट्रांसफॉर्म, मतलब वो कल्मिनेट नहीं हो रहा है इनटू प्रॉफिट्स और रेवेन्यू और कॉस्ट रिडक्शन, तो उसका कोई यूज नहीं है. मैं कितना भी, और ऐसी एग्जांपल्स हैं बहुत मार्केट में, आई विल नॉट नेम देम, बट जो बात बहुत की है एआई की, जनरेटिव एआई एंड टेक एंड डीप टेक और व्हाटएवर, बट वो कन्वर्ट नहीं हुआ है इनटू सेल्स और रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी, तो वहां प्रॉब्लम है. बिल्कुल.
तो सर काफी सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो बोलती हैं कि कस्टमर फर्स्ट, बट Yes. जब रियल डिसीजन लेना होता है तो प्रॉफिट फर्स्ट हो जाता है। तो इनोवेशन और कस्टमर की सेंट्रिसिटी का रियल कन्विक्शन क्या है? सी अगर आप बिजनेस में हैं, ठीक है, एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो आपका एक जैसे डिजाइन थिंकिंग में हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन एट द सेंटर, राइट? सो आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं, यू आर डिजाइनिंग फॉर अ ह्यूमन। सो इन केस ऑफ बिजनेस, आप किसी एक कस्टमर को सेंटर में रख के अपना बिजनेस चला रहे हैं। आपका बिजनेस है बिकॉज वो कस्टमर है, कस्टमर की नीड है और आप वो नीड फुलफिल कर रहे हैं। अगर आप उस फोकस से हट गए तो प्रॉब्लम है। एंड यू राइट, होता क्या है कि कई बार जो इनोवेशंस होती हैं, आई हैव सीन दिस, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट ऑन माय ओन, वेयर आई गिव यू वन एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल। मैं एक कंपनी में काम करता था जहां पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, अगेन आई नॉट नेम द कंपनी, बट उसमें शॉप फ्लोर पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता था। तो शॉप फ्लोर में जैसे वर्क स्टेशन होते हैं जिस पर टेक्नीशियन काम करते हैं, राइट? और उस हर वर्क स्टेशन के ऊपर ऐसा ट्यूबलाइट लगा था और वो पेयर्स में ट्यूबलाइट्स थे। तो हर स्टेशन के ऊपर 2 ट्यूबलाइट, ऐसे अगर 50 स्टेशन है तो 50 ट्यूबलाइट सेट है, तो 100 ट्यूबलाइट्स। सो एक बार कॉस्ट कटिंग का वो एक मुहिम वो चला, तो किसी ने सोचा, किसी समझदार ने सोचा कि ये 2 ट्यूबलाइट की जगह मैं 1 कर देता हूँ ट्यूबलाइट, तो 50 ट्यूबलाइट सेव हो जाएंगी मेरी, राइट? और ये तो एक एरिया में, वो बहुत बड़ा फैक्ट्री है, तो मे बी 50,000 ट्यूबलाइट सेव हो जाएंगी, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव होगा वगैरह वगैरह। तो वो उन्होंने कर दिया। अब उससे हुआ क्या कि जो टेक्नीशियन काम कर रहा है, फैक्ट्रीज मोस्टली क्लोज्ड होती हैं, कवर्ड होती हैं, तो लाइट कम हो गई। अब लाइट कम हो गई तो वो डिफेक्ट बढ़ गए, क्योंकि अब जिसको कम दिख रहा है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देगा, राइट? और वो डिफेक्ट आप कस्टमर के पास जाने लग गए। आप कुछ भी बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें डिफेक्ट है, वो मिस हो गया, लाइट नहीं है, ठीक से दिखा नहीं, वो चला गया, और वो ज्यादा नुकसानदायक हो गया एज कंपेयर टू द सेविंग्स दैट यू मेड आउट ऑफ दोस 50 ट्यूबलाइट्स, यू लॉस्ट मच बिगर। सो दैट इज, मेरा हमेशा इनोवेशन के लिए कहना यही होता है कि आपका एट एवरी पॉइंट आपका ध्यान आपके कस्टमर पे होना चाहिए कि मैं कुछ भी यहाँ कर रहा हूँ, उसका एक बटरफ्लाई जो एक इफेक्ट बोलते हैं, बुलविप इफेक्ट बोलते हैं, वो ऐसा नहीं है यहाँ से उठ के कस्टमर तक मैग्नीफाई होके चला जाए। बिल्कुल। So that's when whenever I have done engagements on innovation in companies, या मैं किसी को पढ़ाया हूँ या कुछ ट्रेनिंग किया है, तो हमेशा we talk about these customer persona, we talk about customer drivers, और वो ड्राइवर्स, हर आइडिया हैज टू बी इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन योर कस्टमर ड्राइवर्स, कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए। अगर ये आइडिया वो कस्टमर को क्या चाहिए उसको नेगेट कर रहा है या डिमिनिश कर रहा है, तो रिजेक्ट दैट आइडिया। इवन इफ अगर आपकी कंपनी को थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है शॉर्ट टर्म में, स्टिल रिजेक्ट इट। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो आपने जैसे मल्टीपल इंडस्ट्रीज देखी होंगी, ऑटो, कंज्यूमर, एजुकेशन, एक कॉमन पैटर्न क्या है जो उन कंपनीज में जनरली इनोवेट करते रहते हैं वो लोग? एक कोई कॉमन पैटर्न जो आपने इंडस्ट्रीज के बीच में ऑब्जर्व किया हो? एक कॉमन पैटर्न जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि मोस्ट कंपनीज, आई नॉट से ऑल कंपनीज, बट मोस्ट कंपनीज में होता क्या है कि एक छोटा टीम बनाते हैं, उसको इनोवेशन टीम का नाम दे देते हैं या कुछ ऐसा नाम दे देते हैं, और बोलते हैं कि बस आपका काम इनोवेशन करना है। तो I'll tell you, there was a company which had 5,000 odd employees. Again, it's a big company. उसमें से एक इनोवेशन टीम बनाई कुछ 4 या 5 लोगों की, 5,000 की, ह्यूज कंपनी, बिग कंपनी। अब सारा इनोवेशन का काम वो 5 लोगों का है, और वो बेचारे 5 लोग जो बचे हुए 4,995 लोग हैं, उनको जा जाके बोल रहे हैं कि इनोवेशन करना है। वो कह रहे हैं हटो, मेरे पास टाइम नहीं है, राइट? सो दैट इज, आई फील, इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स कंपनी मेक, इज दैट दे डू इनोवेशन इन साइलोज। इनोवेशन एक टीम को दे देते हैं, आपका काम इनोवेशन है। दैट इज अ बेसिक मिस्टेक। इनोवेशन हर एम्प्लॉय का काम है। All 5,000 have to innovate if you want to be a really innovative company. ठीक है, ये I can understand that there are some roles जिसमें innovation का scope कम है, there are some roles जिसमें ज्यादा है, but it cannot be just left to a small team of 5 people, 10 people, 20 people, because otherwise वो culture वाली बात है, culture will not form, so nothing will actually materialize. बिल्कुल। तो सर, कल्चर इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, या इन तीनों में कोई और चीज है जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने में? See, if you want to be a really innovative company, तो innovation, I'll tell you, एक छोटे लेवल पे भी हो सकता है, जिसमें कि आप छोटा-छोटा इंक्रीमेंटल इनोवेशन कीजिए, उससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, 5%, 10% बेनिफिट। बट अगर आपको सिग्निफिकेंट बेनिफिट चाहिए, इफ यू वांट टू बी अ मार्केट लीडर एंड पायनियर इन योर इंडस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट, देन आपको पूरा कंपनी में एक इनोवेशन का कल्चर क्रिएट करना है, राइट? एंड एज यू सेड, culture is something which subsumes everything, leadership, processes, everything comes under culture, right? आप ये नहीं हो सकता कि मैं लीडरशिप बहुत इनोवेटिव हूँ, मैं एक इनोवेटिव लीडर हूँ, बट मेरी प्रोसेस ऐसी है कि एक छोटा सा अप्रूवल लेने के लिए 2 महीना लग रहा है,
right? So let's say I join as a CEO or VP or some head of any function, and I'm very innovative. Let's say a head of finance or something, and to get even one small change of process approved or one small bill approved to buy some innovative software or product, it takes me 6 months to get approval because my company is largely सरकारी चल रहा है, 1 step 2 step 4 step, तो वो innovation kill हो जाएगा. Next time I will say कि छोड़ो, it will take 6 months, leave it, जैसा चल रहा है चलने दो. Right, so that culture is very important. So वहाँ पे आपका structure आता है, how you are structured. So you cannot be very hierarchical if you want to be an innovative, nimble organization. फिर आपका leadership आता है कि leadership it has to come from the top. फिर आपका ये जो processes what you said आता है कि processes also have to be adaptable, nimble, so that you can be innovative. आपका skill development आता है. मतलब आप सब कुछ कर लीजिए, but अगर the employees are not skilled at innovating or being creative, तो वो कुछ नहीं skill नहीं होगा. तो बहुत सारी ये सब चीजें आती हैं. One of the key elements is psychological safety. जिससे I started कि free mind. Right? When I started, I said कि जब खड़गपुर जाके थोड़ा free mind हुआ, तब थोड़ा दिमाग शुरू हुआ creativity सोचना and all. So आपने अगर employee आपका डर में बैठा हुआ है, एक fear में है कि अगर कुछ mistake हो गया तो I might lose my job, he'll never be creative, he'll never be innovative. Because innovation एक experiment है, उसमें आप try करेंगे 10 बार, उसमें से 2 बार succeed करेंगे, 8 बार शायद fail करेंगे. पर वो 2 बार जो succeed करेंगे वही आपको एक नया iPod या एक नया कोई मेजर प्रोडक्ट आपको देगा. सो दैट फियर ऑफ which we call as psychological safety in business terms, that is of utmost importance. So ये सारा कल्चर बिल्ड करना is a task, and इसमें चेंज मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है कि people have to start thinking and operating and working in a different way. बिल्कुल. तो सर मोस्ट इनोवेशंस जो हैं वो फेल कर जाते हैं, जैसा अभी आपने कहा. तो ऐसे क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिससे आप ये बता सकते हैं कि क्या अगर मैं कहूँ कि टॉप 3 रीजंस आप किसे कहेंगे फेल होने के, इंटरनल पॉलिटिक्स को, ईगो को, या फियर ऑफ फेलियर को, जैसे आप कह रहे थे, तो इनमें से क्या वो टॉप 3 रीजन हो सकते हैं या आपने जो एक्सपीरियंस किया हो जो फेल करते हैं इनोवेशंस को? See, I'll not talk about politics, internal politics, etc. because वो तो given है. अगर ऑर्गेनाइजेशन में ही मतलब टॉक्सिसिटी है, यू ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन ईच अदर्स आइडिया, तो वो इनोवेशन होगा ही नहीं, वो फिर कल्चर पे आ जाता है. तो वो तो गिवन है, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है. बट इवन व्हेन इफ सो आई विल टॉक अबाउट सिनेरियोज वेयर कंपनीज जेन्युइनली इनोवेट एंड स्टिल फेल. एंड एज यू राइटली सेड, रिसर्च में डेटा है कि इनोवेशन फेलियर रेट इज starts from around 40% in some industries, goes as high as 80% in other industries. So वो range एक हार्वर्ड की स्टडी है जिसमें और भी स्टडीज हैं, इसमें 40 to 80% का रेंज है डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. सो फेलियर रेट हाई है. बट जो कंपनीज जेन्युइनली ट्राई करती हैं बट स्टिल फेल करती हैं, उसमें इन माय ओपिनियन नंबर 1 रीजन इज लैक ऑफ एम्पैथी. एंड व्हेन आई से एम्पैथी, आई मीन एम्पैथी टुवर्ड्स अ यूजर. ये अगेन मैं डिजाइन थिंकिंग से लेके आ रहा हूँ, एक मेन कॉन्सेप्ट है दैट, और काफी लोगों ने बात की है. एनवीडिया के जो फाउंडर सीईओ, उन्होंने अभी ये चीज बोली थी एक रीसेंट इंटरव्यू में कि द नंबर 1 स्किल फॉर द फ्यूचर इवन टुडे इन द एज ऑफ एआई इज द एबिलिटी टू एम्पैथाइज. बिकॉज एम्पैथाइज मतलब कि आप बी इन समबडी एल्सेस शूज, तो आप क्या डीपली समझ सकते हैं कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए, नॉट सुपरफिशियली, डीपली. और वो एबिलिटी नहीं होती है तो होता क्या है कि हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमें लगता है कि कस्टमर को चाहिए. ठीक है, तो इसमें मैं रिपीट करूंगा बिकॉज दिस अ वेरी नुआंस थिंग कि वी डेवलप अ प्रोडक्ट व्हिच वी, our R&D team or our engineering team feels that the customer needs, but that may not be what the customer needs. बिल्कुल. तो वो जो गैप है, that is a number 1 reason for failure. And the second, like you said, top 3, the second I will put it at psychological safety, कि आप अपना अंदर माहौल थोड़ा सा डर का है एम्प्लॉइज में etc. so वो इनोवेशन होता नहीं है. And the third is the ability to take risk. Sure. See, innovation essentially is a risk. Because आप कोई नया प्रोडक्ट इनोवेट करते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि वो चलेगा नहीं चलेगा. और उस वजह से होता क्या है कि काफी कंपनीज, आपने देखा होगा, बहुत हैकाथॉन्स रन करती हैं, इनोवेशन कंपटीशन रन करती हैं कंपनी में थोड़ा एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए, 1000 आइडियाज एम्प्लॉइज से जनरेट करती हैं. बट फिर वो एम्प्लॉइज पूछते हैं 6 महीने बाद कि मैंने वो आइडिया आई सबमिटेड, उसका क्या हुआ पता नहीं. तो वो कहीं ना कहीं स्लो डिसीजन मेकिंग या लैक ऑफ रिस्क टेकिंग एबिलिटी, तो वो सारे जो इनोवेशन कल्चर जो आपने डेवलप किया ना, वो किल कर देता है. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू एन एम्प्लॉय, उसको पूछना है कि कैन यू गिव मी सम न्यू आइडियाज, तो वो कहते हैं सर वो लास्ट 6 महीने पहले आपको मैंने एक आइडिया दिया था बहुत इंटरेस्टिंग, आपने क्या किया उसका. एंड देन पीपल थिंक छोड़ो, होना कुछ है नहीं, वही उस पर आ जाता है, होना कुछ है नहीं, हमें अपनी नौकरी करो चलो. That's the mindset people get into. So taking that idea to completion, or at least telling people के boss, you gave an idea which was good, but maybe we cannot implement because of XYZ reasons. So you have to close that loop.
बिल्कुल बिल्कुल These are, I think, the top three reasons: empathy, psychological safety, and taking closing the loop. श्योर। तो सर आज के टाइम में जैसा अभी आपने कहा स्पीड और परफेक्शन दोनों एक बहुत ही अलग अलग स्ट्रीम है, तो स्पीड कितनी इंपॉर्टेंट है वर्सेस परफेक्शन? काफी लोग क्या होता है कि डेटा ड्रिवन Yeah. होते हैं, ठीक है, Yeah. और तब भी क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि डेटा इनोवेशन जब साथ में चलता है तो काफी सारी चीजें स्लो हो जाती हैं। तो आपके हिसाब से कैसे इनोवेट करना चाहिए? अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी भी बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं काफी सारे कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है, अब एक मेरा कंटेंट है जो परफेक्शन फोकस्ड है, तो अगर मैं वो परफेक्शन फोकस कंटेंट को एडिट कर रहा हूँ बैठ के, तो हो सकता है मैं उसको एडिट करने में 1 महीना लगाऊं या 2-3 हफ्ते लगाऊं, ठीक है। Yeah. लेकिन अगर मैं स्पीड फोकस्ड हूँ तो मैं अपना, मेरे पास जैसी कंटेंट आया मैंने 6-7 घंटे में एडिटिंग की और अगले ही दिन उसको पब्लिश कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो प्रोसेसेस भी सिमिलरली फॉलो होंगे इन दिस टाइप ऑफ सिनेरियो। तो वहां पे क्या लगता है आपको कि इनोवेशन कैसे और बेहतर हो सकता है? Okay, so let me upfront say that there is no one right answer. Okay, I cannot say that speed is more important, perfection is more important. Okay, what I would say, as any classic consultant says, it depends. Right? So speed is important, या perfection is important. आपका scenario पे depend करता है. Like take COVID for example, vaccine development. Right? अगर typical R&D, I'm not much of a pharma guy, but typically what I've heard, एक नया वैक्सीन डेवलप करने का साइकिल could be as long as 6 years to 12 years, so 10-12 साल लोग लगाते हैं वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन एक्सेट्रा डेवलप करने में। अब बट हमारे पास टाइम नहीं था 10 साल या इवन 5 साल लगाने का टू डेवलप वैक्सीन, एंड विद इन मंथ्स दे डेवलप समथिंग जस्ट जो कि हम बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो इंडस्ट्री में भी यूज होता है। सो समटाइम्स यू नीड समथिंग आउट इवन इफ इट इज इम्परफेक्ट, जो कि जैसे वैक्सीन के केस में हुआ, देयर वर क्रिटिक्स एंड ऑल ऑफ दैट इज देयर। सो आपको जज करना पड़ेगा सिचुएशन क्या है। बट कोई अदर, देयर इज अनदर थिंग वेयर लेट्स से यू आर डेवलपिंग एन एयरक्राफ्ट, पैसेंजर एयरक्राफ्ट जिसमें 200 लोग 300 लोग ट्रैवल करेंगे और लाइफ का रिस्क है, लॉट ऑफ थिंग्स, एंड इट्स नॉट समथिंग व्हिच यू, जो आपको बहुत ज्यादा टाइम क्रंच है। So there maybe you can go a little more towards perfection कि नहीं यार अभी if I have to launch, I have to launch something from a safety perspective which is perfect because you cannot take even 1% of doubt there. So एक तो ये चीज है कि आपको बैलेंस कर, depends on situation. But इसका एक solution है, right? Which is again which is something which is more iterative. So basically मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे let's say हमारे content की बात हुई और या any other thing, अब I can spend months perfecting it. ठीक है, और फिर मैं उसको मार्केट में लॉन्च करते हो एंड देन सडनली यू रियलाइज कि इट डिडंट वर्क। होता है पॉसिबल ना, आपके महीना जो आपने लगाया 4 months 5 months 6 months perfecting that content failed. So there is a method to do it where you do something more iteratively, where you work on the content a bit and for let's say a few weeks or days or something, and you have something which is okay, it is not perfect but it's in the direction of which you are thinking. ठीक है, उसको एक controlled environment में टेस्ट करो। Let's say send it to 10 of your friends, or not friends, they may not give you real, but some people who you trust, give it, just share it with 10 people, see their response, and then work on it. Take it to level 2, then again share it with 20 people, and then see the response. And then at some point you decide that okay, now this is good enough, let's go. So this is one way to find a solution between something where speed, and you can find a balance between speed and perfection, which is be more iterative. Take it to the customer as early as possible, but to a controlled set of small customers. ऐसा नहीं you broadcast it and if it fails nationally. Maybe small test करो, फिर उसको rework करके maybe a second test, and then you feel now it looks okay more or less, and then broadcast it. Sure. So there are ways to achieve that, and companies do that. सैम्पलिंग, ओके, अंडरस्टूड। तो सर चलिए थ्योरी से रियलिटी पे आते हैं, ठीक है। कोई आप ऐसा एग्जांपल हम लोग के साथ शेयर करिए जहां आपने देखा हो कि इनोवेशन ने एक्चुअल मेजरेबल बिजनेस को इम्पैक्ट किया हो। Okay. See, one of the projects which I did, there are many. I'll give you a few examples. Okay, so थोड़ा सा it will give you a sense of variety. ठीक है, so एक manufacturing का example लेते हैं. Okay, where there is a component, let's say in a car. ओके, एक कार में टिपिकली 80,000 90,000 कंपोनेंट्स होते हैं रफली और एन एवरेज, और उसमें हर कंपोनेंट की कॉस्ट है जो बिल ऑफ मटेरियल में ऐड होकर आपका पूरा कार का कॉस्ट होता है। ठीक है, तो अगर हर कंपोनेंट में अगर टेक्निकली आप 1 रुपी भी सेव करें तो 80,000 रुपीज सेव हो जाता है। अगेन इट्स अ वेग एग्जांपल। सो हम लोग जब व्हेन आई वाज इन मारुति, वी यूज्ड टू डू समथिंग वी कॉल्ड काइजन, व्हिच इज अ जापानीज वर्ड फॉर इंक्रीमेंटल इनोवेशन, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट। तो उसमें हर छोटा इंप्रूवमेंट, जैसे कोई अगर मान लीजिए इन वन ऑफ द अदर प्रोजेक्ट्स एक व्हीकल था which is
जस्ट काइंड ऑफ अ ट्रैक्टर, बट अ मिनी फॉर्म ऑफ अ ट्रैक्टर. उसमें एक सीट होता है जहां पे ड्राइवर सीट पे बैठता है. दैट सीट वाज मेड ऑफ अ सर्टेन मटेरियल व्हिच वाज मोर लेदर oriented. We said कि instead of leather can we choose a different material, let's say Raxine kind of, something जो थोड़ा cheaper हो, but does not change the customer experience significantly. अब वो change करने से ही per product आपका कुछ let's say 1,000 रुपीज सेव हो गया. और वही आपके अगर आप 1,00,000 प्रोडक्ट बेच रहे हैं साल में, तो हर प्रोडक्ट पे 1,000 रुपए का आपका प्रॉफिट बढ़ गया जस्ट ऑन वन कॉम्पोनेंट. एंड सिमिलरली इफ यू हैव 1,000 मोर कंपोनेंट्स, उस पे कुछ कुछ सेव कर लिया, तो वो एक सेविंग बन गया जो आपका बॉटम लाइन में इफेक्ट करेगा. सो दैट इज वन फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंटल इनोवेशन व्हिच वी कीप डूइंग अ लॉट. The another example of innovation which I'd highlight, which is different, is I worked for one of the big large airports in India, one of the top 5 airports in India, and the problem of that airport was capacity, handling capacity. So आपके एयरपोर्ट पे एक दिन में टिपिकली 1 से 1.5 लाख लोग पैसेंजर्स टू एंड फ्रो आते हैं. तो वो ग्रो हो रहा है इंडिया में. इट हैज बीन ग्रोइंग सिंस लास्ट फ्यू इयर्स. तो एयरपोर्ट का एक कैपेसिटी होता है, राइट? यू वुड हैव गॉन टू एन एयरपोर्ट, तो उसका एक स्पेस है, अपना एक कैपेसिटी हैंडल कर सकता है. उसके बियॉन्ड फिर chaos शुरू होता है, लंबी लंबी queues and time and delays and flights get delayed, a lot of stuff happens. So then the government starts thinking of an additional airport. कि भैया ये full हो गया, I want to create one more airport. Now this airport wanted to avoid that, because creating one more airport means that ये airport का जो business है वो divide हो जाएगा and all that. So they said we need something. So that is where innovation happened, that can we use technology, digital tools to enhance the capacity of that airport to handle more and more customers. Which means in simple terms कि जो humans जो task कर रहे हैं, जैसे check-in का, boarding का, security का, वो automate कर सकते हैं क्या? You will see, and maybe you would have seen a lot of these initiatives which are there. जैसे Digi Yatra एक big way में launch हुआ, काफी automations हैं around security areas and all, which takes away that human element, or automatic check-in and web check-in and all those kiosks you would have seen. तो ऐसे काफी उसमें initiatives लिए गए जिससे कि जो कैपेसिटी का जो डिपेंडेंसी ह्यूमंस पे है कि इतने लोग इतना ही काम कर सकते हैं, स्पेस पे है, तो इंस्टेड ऑफ कमिंग इन, स्टैंडिंग इन अ क्यू एंड चेकिंग इन एट द एयरपोर्ट, आप घर से ही चेक इन करके आओ, या वेब चेक इन करके आओ, या बाहर एयरपोर्ट के टर्मिनल के बाहर कियोस्क से चेक इन करो एंड ऑल दैट. सो लॉट ऑफ दोस इनोवेशंस हैपेंड व्हिच अलाउड दैट एयरपोर्ट टू एनहांस द कैपेसिटी दैट दे कुड हैंडल एफिशिएंटली. सो ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वी डिड इनोवेशन व्हिच एक्चुअली लीड्स टू एक्चुअल बिजनेस आउटकम. बिल्कुल, मैंने ये सब देखा है एयरपोर्ट पे. हाँ. तो ठीक है. सो आपने जैसे बहुत सारे CXOs के साथ काम किया, एक बार मैं इसको वापस टच करता हूँ. तो उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए आप कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क यूज करते हैं इनोवेशन को समझाने के लिए? मान लीजिए कि अगर मैं कोई फाउंडर हूँ और मैं कल से क्या ऐसी 3 इंपॉर्टेंट चीजें इंप्लीमेंट कर सकता हूँ जिससे मेरा बिजनेस थोड़ा सा इनोवेशन की तरफ जाएगा और मैं थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर पाऊंगा पहले से? Okay, understood. So if you are speaking from a startup or an entrepreneur's perspective, the first thing which I would say that will push you towards innovation is have a deep to the raised to the power of 100 understanding of your customer. There is no other way which is more impactful than having a deep understanding of your customer. And I cannot overemphasize the importance of understanding. There's one of my bosses who I idolized used to tell me in consulting that आपको customer पे PhD होना चाहिए. That's the word he used, and I still remember it. And we were consultants, and he was my boss, and we were working on a client engagement, so which was related to retail. जो retailers होते हैं उनसे related. So he told me कि आपको हर retailer, so we had some like each one of us had 8 or 10 retailers जिस पे हम लोग काम कर रहे थे. These were large retailers. So he told us that each one of you we should have a PhD on each of those 8 retailers. मतलब उसका आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसे घर में कौन है, कितना बड़ा घर है, बीवी बच्चे तुमको एक्सेट्रा क्या है, आपको in depth everything you should know. Right? And that is what when I talked about deep level of empathy, because वो अगर आपको होगा तो automatic innovation आएगा. बिल्कुल. Then because you know the problems that your customers are facing, so that is one basic thing. The second thing is that be ready to question the status quo. It's what it means is कि हर इंडस्ट्री में, हर एरिया में, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक इंडस्ट्री हो, कंसल्टिंग इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें कुछ सेट वेज ऑफ वर्किंग होता है कि ऐसा ही होता है. सो यू हैव टू हैव अ ओपन माइंड टू क्वेश्चन ऑल ऑफ दैट कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई शुड इट हैपन दिस वे. बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग देन यू विल गेट सॉल्यूशंस. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे किसी ने क्वेश्चन किया होगा कि यार मेरे को अगर टैक्सी बिजनेस रन करना है तो टैक्सी खरीदना क्यों जरूरी है? दूसरों की टैक्सी अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करके कस्टमर्स को बोल सकता हूँ ना बुक करो.
And that's when somebody would have thought about Uber. So all of those things are there. Okay, you have to start questioning everything that exists. So for entrepreneurs, I think that is something which, and the third problem, if you have to say three, is that be iterative. Which I told you earlier, is don't spend years innovating, months innovating. आपका अगर पेपर पे भी प्रोडक्ट रेडी है तो उसको कल लेके जाओ, शो इट टू वन ऑफ योर कस्टमर्स, आस्क हिम फॉर फीडबैक और हर फॉर फीडबैक. श्योर. सो दिस थ्री प्रॉब्ली वर्क, होपफुली विल वर्क. श्योर. सर, आजकल के टाइम में अब मैं जो चीज क्वेश्चन पूछने वाला हूँ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा. ओके, नो प्रॉब्लम. आजकल के टाइम पे क्या होता है कि डिग्री की इंपॉर्टेंस है, जरूर है फॉर बैकअप, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि डिग्री इंपॉर्टेंट है या थिंकिंग एबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के टाइम में जो डिग्री के बिना बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं. और अगर आप 20 साल के होते आज तो आप अपने आप को क्या डिफरेंटली बताते? ये दो क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग में. Okay, so see, काफी मार्केट में ये डिस्कशन है. Lot of people, I think even the Kamath brothers of Zerodha and many of them have said कि degree is not important. Many people say कि degree नहीं, MBA is not important, या ये degree, etc., etc. So, but your question is valid. I'm not one of those. I still think a degree is valid, at least in India, at least for next 5-10 years. Because अभी I'm pretty active on LinkedIn, but मैंने हर LinkedIn post में देखा है कि MBA चाहिए या BTech चाहिए या something चाहिए. Right? I'm yet to come across maybe एक कोई post पिछले 3 साल में देखा होगा जिसमें बोला होगा डिग्री नहीं चाहिए, but not many. Okay, so I don't want to advise youngsters to say कि नहीं डिग्री नहीं चाहिए, so yes चाहिए. Right? At least next 5 years चाहिए. We don't know, later maybe times change. So just to be safe, have a degree. But the second part of your question is more important, is the thinking ability. Right? So see, degree will allow you to open doors. ठीक है, आप मान लो आप किसी के घर में एंट्री कर रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए क्लाइंट में के एंट्री कर रहे हैं. यू आर अ सेल्स पर्सन, यू नीड एंट्री. होता क्या है कि आपको ऑफिस के बाहर बिठाएंगे, आप अपना बिजनेस कार्ड देंगे, वो बिजनेस कार्ड सेक्रेटरी या जो भी असिस्टेंट है वो लेके अंदर साहब के पास जाएंगे, दिखाएंगे कि ये बाहर बैठे हैं. तो वहां वो देखेगा नाम, या लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल देखेगा, आप अप्लाई किया, रेज्यूमे आपका आप देखेगा, वहां देखेगा डिग्री कि आप बीटेक फ्रॉम दिस, MBA फ्रॉम दिस. तो अगर आपका डिग्री है और अच्छा डिग्री है, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द टियर 1 टियर 2 की जो हम बात करते हैं, अगर जितना आपका अच्छा डिग्री है, आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो अंदर जो साहब बैठे हैं वो आपको बुलाएंगे कि वो शिवांश बाहर बैठे हैं, भेजिए अंदर. ठीक है, बस जैसे आप एंट्री किए आपका वो डिग्री खत्म है. ठीक है, अब जब आप उस क्लाइंट के सामने बैठे हैं तो आपका थिंकिंग और आपका एबिलिटी आ जाता है. बिल्कुल. क्योंकि फिर आप अगर उसको कुछ बेच रहे हैं तो आपसे वो इसलिए नहीं खरीदेगा क्योंकि आप IIT खड़गपुर से पढ़ के आए हैं या आप ISB से पढ़ के, आपसे वो बात कर रहा है. एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग, दैट यू डू गेट डोर्स ओपन्ड बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, based on degree, etc. But that's all. Once you enter the door, you have to, then you are just based on your skills. And that is all you're thinking. So can you think on your feet? वो आपसे question पूछ रहा है कि why should I buy your product? You cannot say, sir, because I'm Ahmedabad. Right? He'll not buy your product just because you are from some fancy college. But then you have to think and explain that why you should buy your product. So both are important. So get a good degree. That's what my advice is. But while you are getting a good degree, don't sleep for 2 years or 4 years. कि हाँ डिग्री है हो जाएगा. नहीं, that will not happen. Sure. Degree will get you a first job from campus, but how you do in that job is again your ability. So build your skills and thinking ability during those 2 years or 4 years. श्योर. तो सर अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि अगर आज आप 20 साल के होते तो आप अपने आप को क्या एडवाइस करते? Oh, I would have probably started my entrepreneurship journey earlier. बिल्कुल. And yeah, see, it's also the times that we come in. Like my parents, like I told you, abhi when I tell them that I run a business, and also they said, "क्यों नौकरी नहीं मिल रही है क्या?" And every other month, my mother tells me that don't find a job somewhere, and I keep telling them that no, I'm not looking for a job. So in our times, the mindset, also positioning also was to study in a good college, get a good job, and get married and settled, and that's all. Right? But I think I would have loved to be 20-year-old in this era, where I can see people are thinking about starting up new businesses right when they are 20-year-olds or 23-year-old or 25-year-olds. So probably that, or I would have at least added, even while working, I would say, even those who are working, there's nothing wrong in working, but always I tell them that have a thought in mind that tomorrow, God forbid, if you lose your job and you don't get another job, do you have a skill that you can sell as a consultant or as a freelancer that can sustain you and your family? That I recommend everybody who's working, whether you are 20-year-old or 40-year-old, to think about it, because you see news of
companies laying off every other day, and people who are 40-year-olds, 45-year-olds are getting laid off, and then they find it difficult to get a job. But if you have a saleable skill, which you can, whether it's content creation, whether it is consulting, or whether it's any other form of some part-time work, etc., like just teaching also probably, so something that will help sustain you. So that is something which is very important. बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बिजनेस या कोई भी ये वीडियो देख रहा है एंड वांट्स टू कनेक्ट विद यू फॉर मतलब फॉर इनोवेशन गाइडेंस और फॉर समथिंग व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग, सो क्या आप थोड़ा ये बता सकते हैं, अपने आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि आप अभी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? Okay, so what I do and what we do at Skillwise Global, which is a company I run, is we broadly do three things, which is training, consulting, and content. Okay, but we do these three things in an integrated fashion. So typically, what we do is we provide corporate training. That's the key center of what we offer to clients, and we develop these trainings based on a consultative method. So it's not like off the shelf कि हाँ हम इसमें train करेंगे and we जाके deliver the training. No, we typically we spend a lot of time talking to the people. Again, empathy. I'll go back to that same. Try and understand the client, what their development and learning needs are. Then design a program for them, and then deliver that program and measure impact. So that is what we deliver as a core today. So we deliver trainings around creativity and innovation, around leadership, around customer centricity, all of these areas which are popular these days. That's all. That's most of the offering that we deliver, and the content piece comes as part of the engagements that we do. So again, we are not selling any independent content, but it's more whenever we reach out to a client, it's a package of training, consulting, and content. So that's what we mostly deliver. So if you're looking at some kind of skill development that we do in terms of people, if you're looking at some process improvement, which is innovation, etc., so we do that part also. So mostly these are the two, people and process is what we do. Technology becomes an enabler in most of these engagements. बिल्कुल, थैंक यू सर फॉर ब्रेकिंग डाउन द प्रोसेस। ओके, सो सर अब हम थोड़ा सा सेगमेंट को ना लाइट करने वाले हैं। तो एक क्विक थोड़ा सा रैपिड फायर कर लेते हैं, तो ताकि थोड़ा सा मजा भी आ जाए कुछ। इनोवेशन या एग्जीक्यूशन? Innovation. ओके, Execution is part of innovation. There is no innovation without execution. राइट। सो डेटा या इंट्यूशन? Both. ओके, Again, I don't want to sound diplomatic, but this is something I believe. If sometimes data doesn't tell you that, if you want to ask me actually to pick one, I will pick intuition. But what I recommend is data plus intuition, both are equally. When they come together, then magic happens. सेफ करियर या रिस्की ग्रोथ? Safe career or risky growth? Okay, risky growth. Let's. Okay, okay. One book every young founder or every young person should read. Okay, I will say author Edward de Bono is one of my favorite authors, and he has written a lot of books on creativity, lateral thinking. So I think go to a bookstore or Amazon, just search Edward de Bono, pick any of his book. One of them, I think, Teaching Your Child How to Think is probably something which is very interesting. It is not about, the name says teaching your child how to think, but it's basically techniques of thinking innovatively, creatively. So I would encourage any young reader who's interested in this field to just check out Edward de Bono, and yeah, there are some 8 or 10 books. Read all of them. Very interesting. They're fun. It's not boring text. It's interesting books. राइट। तो सर अगर आप कोई ऐसी स्किल नेम करना चाहें जो अगले 5 साल में इंसान को सीखनी चाहिए, तो वो क्या होगी? Empathy, like I said again, that ability to develop deep empathy towards anything, which basically means I can, if I have that skill, I can predict what is coming next. Sure. Because then I can predict human behavior. So if you can develop, because see, I mean, with AI, what is happening is that every answer is there. Whatever information is available, it will give you an answer, right? But so what next? You also have AI. I also have access to AI. How do we differentiate? That differentiation is about empathy, something which AI doesn't know. So if I'm talking to Shivansh, can I understand what is Shivansh thinking? What does he want next? What could he buy next, etc.? That is the ability, and then I can create a product for Shivansh. Right. And this is something which I'm spending a little more time, is because I go to a lot of business schools and we don't give enough emphasis on empathy. If I run a business school someday in the future, I'll have a full course on empathy where you only teach them how to develop deep empathy towards others, towards your customers, towards your partners, stakeholders, shareholders, etc. Sure. सर एक मिस्टेक जो फाउंडर को अवॉइड करनी चाहिए हमेशा?
never think that you know it all. राइट, ये बहुत बड़ी ईगो आ जाता है। ओके, सो सर अब ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पॉडकास्ट का, और थोड़ा पर्सनल भी होगा। कंपनीज को ग्रो करते हुए देखा है, फेल होते हुए भी देखा होगा, ऑफ कोर्स। तो आपके लिए सक्सेस का असली मतलब क्या है? Okay, so for me personally, success, how I have defined, is that what is the degree of control I have on my life. Okay, it's a little psychological, but I've thought about it a lot, and I've written also about it wherever possible. So my definition of success, again, that's for me. Everybody else can have their own definition of success, but I will feel I'm successful where I have complete control on my life, which means my time, how I want to spend my time. Tomorrow, if my friend is coming, if it's a weekday, I want to spend full day with my friend. If I'm able to do that without worrying or without losing my livelihood or something, that is success for me. So you can be earning crores, but what you do in your life is controlled by your boss, then in my books, you're not successful, or I'm not successful. सर एक बस सवाल मेरे माइंड में आ रहा है, ऑल्दो मैंने बोला था कि लास्ट सवाल है, बट सवाल ये है कि काफी बार ऐसा होता है कि फाउंडर्स डोंट नो वेयर टू स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया है, ठीक है, दे आर अर्निंग करोर्स एंड करोर्स एंड करोर्स, बट नाउ दे वांट टू अर्न मोर, ग्रीड कम्स, ग्रीड। तो वहां पे वो अपना जो ये एम्पैथी और कनेक्शन विद द फैमिली है उसको नल एंड वॉइड करना शुरू करते हैं। बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज है। सो वैसा क्यों होता है? बस ये थोड़ा सा आपका ओपिनियन जानना है इस चीज पे। See, again, वो थोड़ा सा philosophical हो जाएगा, but see, sometimes what happens is that we don't step back. हम लोग अपने जो regular एक think of it like a race, वो जो 3 Idiots में बोला था life is a race and all that. So वो race में हम लोग इतना deeply entrenched हो जाते हैं कि हम फिर भूल जाते हैं कि बाहर क्या चल रहा है. So and everybody has gone through, I have gone through that, and everybody goes through that. You will also go through that at some stage. So one way is to step back, and that's when your some holiday vacation time out of your regular work is important, especially for entrepreneurs. क्योंकि जॉब में क्या है कि आप 9 to 5 कर रहे हो या 9 to 10 भी कर रहे हो, you work in 14 hours a day also, but at the end of those 14 hours you stop. Right, and then you sleep or maybe go on holiday, Saturday, Sunday, etc. something. But entrepreneurs is 24/7. Right, so there I think for entrepreneurs it's even more important that you bring some discipline and say, okay, this is my time off. And that's where I said that don't think that you know it all, because if you know it all, you will do it all, and then you are 24/7 you are working. So thoda sa delegate karo, okay, then take a step back and think that what you are doing. Look at yourself from the outside. And am I doing justice to my family? Talk to your family, etc. And see, are you doing justice to your friends? So are you meeting your friends often? Are you doing what you love doing, your hobbies, etc.? Pause is important. I think pause is the right word. So all entrepreneurs should take a periodic pause, sort of deep breathe, step back and see what you're doing, and then say, okay, something needs to change or not. Okay, great. तो सर थैंक यू वेरी मच। ये एपिसोड सिर्फ इनोवेशन के बारे में नहीं था, ये क्लैरिटी के बारे में भी था। अगर आपको लगता है कि इनोवेशन सिर्फ एक फैंसी वर्ड है तो शायद आप ऑलरेडी बिहाइंड हो, क्योंकि आज हमने जस्ट डिस्कवर किया विद मिस्टर अंशु शर्मा सर कि आखिर जस्ट एक कॉन्वर्सेशन से आप कितना कुछ जान सकते हो कि हाउ अ बिजनेस थिंक्स। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।